गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 68वीं मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 1 देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा 2023 का ये क्वेश्चन है, सेक्शन 1, जो कि हिस्ट्री का था, 114 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखते हैं, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1857, इसका आंसर देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता अपने हाथों में लेना पड़ा और बाद में इसमें परिवर्तन किया गया, जो है निम्नलिखित देखते हैं। फर्स्ट, ब्रिटिश सरकार के ढांचा में परिवर्तन आया, लेकिन साम्राज्य का स्वरूप वही रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। प्रशासनिक परिवर्तन किया गया, जिसमें सेना के अनुपात में बदलाव, यूरोपीय एवं भारतीयों को 1:2 के अनुपात में रखा गया। इसके साथ ही 1861 ईस्वी में पारित इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 3 भारतीयों को विधान परिषद का सदस्य बनाए जाने की व्यवस्था की गई। चौथा, इसमें विलय नीति का परित्याग कर दिया गया, क्योंकि सरकार ये समझ गई कि बगावत को शांत रखने के लिए राजाओं का अस्तित्व बनाए रखने की जरूरत है। इतिहासकार विलियम ली वार्नर ने इसे अधीनस्थ एकीकरण की नीति का जमींदारों को अपने पक्ष में करने के लिए उनको जमींदारी तथा सनद दिए गए। पाँचवां, सरकार ने धर्म और सामाजिक सुधार में हस्तक्षेप से मना कर दिया। छठा, विद्रोह के बाद यह कहा जाने लगा कि भारतीय समाजवाद रूढ़िवादी और गतिहीन है, इसलिए भारत में अंग्रेजों को बना रहना चाहिए, लेकिन फूट डालो और शासन करो की नीति अब और प्रबल हो गई। क्योंकि प्रारंभ में मुसलमानों के साथ कठोरता से दमन किया गया, वहीं आगे चलकर जैसा कि W. हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम से पता चलता है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपने पक्ष में कर राष्ट्रवाद की धारा को रोका। सातवां, ब्रिटिश साम्राज्य का तो विस्तार नहीं हुआ, लेकिन बाद में आर्थिक शोषण के नए रूप सामने आए। आठवां, नई प्रकार की शिक्षा पद्धति लाकर भारतीयों को पाश्चात्य संस्कृति की तरफ लाने का प्रयास किया गया, जिससे कि अपनी संस्कृति और धर्म को भारतीय भूल जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत शासन एक्ट 1857 से ब्रिटिश ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर ली, तो दूसरी तरफ इस व्यवस्था ने राष्ट्रवाद को जन्म के लिए रास्ते तैयार कर दिया। पहला का ख देखते हैं, बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि झारखंड से रिलेटेड है। उत्तर, यह आंदोलन सभी जनजातीय आंदोलनों में सबसे अधिक संगठित, अनुशासित तथा व्यापक आंदोलन था। इस आंदोलन को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा द्वारा 1895 में किया गया। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना तथा इसके फैलाव से मुंडाओं के क्षेत्र में बाहरी लोगों, दिकुओं के प्रवेश से सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व परंपरागत सभी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई। ब्रिटिश अधिकारी और दिकुओं के अत्याचार जैसी परिस्थितियों ने बिरसा के उदय के लिए वातावरण बनाया। इस विद्रोह की शुरुआत 1899-1900 के समय में किया गया, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। यह कर्म की नैतिकवादी तथा आत्मवादी आंदोलन था। इसमें समाज सुधार तथा अधिकार प्राप्ति के साथ अंग्रेज और जमींदार के शोषण को समाप्त करने के लिए लड़ा गया था। सकारात्मक बातें यह रही कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा तथा उसके साथ बाद ही 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट पारित करना पड़ा और मुंडा जाति के लोगों को सरकार के पास लाने का प्रयास किया गया। दूसरा, 1902 में गुमला तथा 1905 में खुट्टी अनुमंडल बना। 1908 के भूमि सुधार अधिनियम के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा पुश्तैनी भूमि पर जनजातियों के अधिकार को मान्यता दी गई। इस आंदोलन ने यह भी संदेश दिया कि सामाजिक व आर्थिक समस्या का समाधान राजनीतिक स्वतंत्रता से ही है। इस आंदोलन की गूंज झारखंड से बाहर भी सुनाई पड़ती है, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश नीति की आलोचना की। इस आंदोलन में यह भी देख पाते हैं कि इसे भले ही क्षेत्रीय स्तर के होने के कारण दबा दिया गया, लेकिन अंततः यह आंदोलन सफल रहा। वर्तमान में इस आंदोलन के प्रणेता बिरसा मुंडा को जनजातियों का भगवान माना जाता है। फर्स्ट के ग देखते हैं, इंडिगो या नील विद्रोह। तो अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने जो संघर्ष किया वह सबसे जुझारू और सबसे बड़े पैमाने पर फैलने वाला विद्रोह था। यह शोषण के खिलाफ किसानों की सीधी लड़ाई थी। नील की खेती 1770 ईस्वी में शुरू हुई थी। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील्हे के शोषण को बेहतर तरीके से वर्णन किया गया कि किस तरह चावल उत्पादन वाले क्षेत्र में जबरन नील का उत्पादन कराया जा रहा था। इसके खिलाफ बंगाल के नदिया जिले से दिगंबर विश्वास और वह विष्णु विश्वास द्वारा शुरू किया गया
तथा खेती बंद कर दी गई। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि आंदोलन के पक्ष में बुद्धिजीवियों ने किसानों के समर्थन में अखबारों में लेख लिखा, जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी की हिंदू पेट्रियाट में दिखाई पड़ता है। नील विद्रोह के संदर्भ में वायसराय केनिंग ने कहा कि जितना चिंता मुझे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में हुआ, उतना ही चिंता इस विद्रोह के संदर्भ में। इस विद्रोह में मिशनरियों ने भी किसानों का साथ निभाया। वहीं पूर्व में हुए नागरिकों को देखते हुए सरकार ने संतुलन की नीति अपनाई तथा नील की समस्या से समाधान के लिए 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। सरकार का आदेश 1860 में आया कि नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बंगाल में यह व्यवस्था समाप्त हो गई और नील बागानों को बिहार स्थानांतरित करना पड़ा। इस विद्रोह ने बंगाल से तो ये समस्या का समाधान करा लिया, लेकिन ये समस्या 1917 तक बिहार में जारी रहा और किसानों का अंग्रेजों द्वारा शोषण होता रहा। ये समस्या एक बार फिर से 1917-18 में सामने आई, जो कि चंपारण सत्याग्रह का आधार बनी। फर्स्ट का घ पटना कलम चित्रकला। इसका उत्तर देखते हैं। पटना कलम या इंडो ब्रिटिश शैली का विकास भारत की लघु चित्रकला शैली और ब्रिटिश शैली के संयोग से अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। पटना कलम एक ऐसी चित्रकला है जो राज दरबार से निकलकर आम लोगों के बीच आकर विकसित हुई। यह कला पटना में 2 शताब्दियों तक अपनी लोकप्रियता बनाए रखी, इसलिए इसे पटना कलम शैली कहा जाता है। कहा गया मुगल शासकों द्वारा इसे संरक्षण नहीं मिला तथा दरबारी कलाकार बंगाल में आ गए, लेकिन मराठों के आक्रमण तथा ब्रिटिश वर्चस्व के कारण बंगाल छोड़ बिहार जाना पड़ा, जहां इन कलाकारों ने पटना को केंद्र बनाया। इस चित्रकला में चित्र अधिकतम हाथी दांत के तथा कागज से पर बने हैं। इसमें मुगल चित्रों की भावना व विशालता का अभाव है और चटक रंगों एवं कांगड़ा चित्र शैली का प्रभाव कम है। इसमें मिश्रित शैली का प्रयोग हुआ तथा सामान्य जनजीवन का चित्रांकन हुआ तथा इसमें कसाई, कहार, भिस्ती, नौकरानी तथा श्रमिकों के वर्गों के चित्र बनने लगे। लोहार, बढ़ई और व्यावसायिक वर्गों तथा आवागमन के साधन, हाथी, बैलगाड़ी इत्यादि का चित्रण हुआ। इसमें बाग, तारी, दुकान, पान का दुकान आदि का चित्रण हुआ। यह स्लम लघु चित्रों की श्रेणी में आता है। त्योहारों में होली, दिवाली, छठ पर्व, रक्षाबंधन का चित्रण है। पक्षी का चित्रण आकर्षक शैली में बनाया। कलाकारों की कल्पना तो देखते ही बनती है। इसमें महादेव लाल द्वारा बनाई गई रागिनी गंधारी चित्र नायिका के विरह को दर्शाता है। वही यमुना प्रसाद द्वारा बनाया गया चित्र बेगम की शराबखोरी बहुत ही मनमोहक है। संरक्षण न मिलने तथा लियो प्रेस के आने से चित्रकारों को नुकसान उठाना पड़ा और पतन की तरफ बढ़ा। सरकार द्वारा कला को संरक्षण देकर कुछ कलाकारों को तो तैयार कर इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सकता था और पलायन को भी रोका जा सकता, परंतु ऐसा न हो सका। क्वेश्चन वह फर्स्ट का अंग प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर भारत सदियों से अपने अंदर रहस्यमय, आकर्षक और चमत्कारों को समेटे हुए भारत के जंगलों और घाटियों में रहस्यमय तथा प्राकृतिक और धार्मिक महत्व की गुफाएं खोजे गए। अधिकांश प्राकृतिक गुफाएं हिंदू, जैन, बौद्ध गुफा मंदिर है। ये पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में प्राप्त हुए। डुंगेश्वरी गुफाएं जो बिहार के बोधगया में है, जहाँ बुद्ध ने ध्यान किया था। मौर्य शासकों ने चट्टानों को काटकर गया बिहार स्थित नागार्जुन पर्वत पर 3 गुफाएं तथा बराबर पर्वत पर 4 गुफाएं बनाई है। इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दिया गया था, जिसमें राजा अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ का लेख मिला है। यहाँ की गुफाएं क्वार्टजाइट नीस पत्थर से निर्मित है। अशोक द्वारा निर्मित सुदामा गुफा में आयताकार मंडप के साथ वृत्तीय मेहराबदार कक्ष बना हुआ है। कर्ण चौपर गुफा अशोक ने अपने प्रशासन के 19वें वर्ष बनवाए। यहाँ लोमस ऋषि ही गुफा की दीवार भी मौर्यकालीन है। इन गुफाओं की चमक बहुत ही आकर्षक है। उड़ीसा के खारवेल शासक ने उदयगिरी और खंडगिरी पर्वत पर गुफाओं का निर्माण कर जैन धर्म के सन्यासियों को दान में दिया था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक रूप से निर्मित गुफाओं के साथ साथ प्राचीन काल में पूर्वी भारत के शासकों ने भी धार्मिक साधु संतों को ठहरने के लिए गुफा बनवाए, जो उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये कल देखते हैं। कल क्लास 2 में ही पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे। थैंक यू।